क्लास में आपका स्वागत है। अभी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आज इसमें समझें रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो देखिए, बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने, यानी जो मेहनत की थी लोगों ने और वो प्रयासरत थे कि राज्य की स्थापना हो सकती है, ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। यानी संसार के और देशों के लोग भी सोचने लगे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया कि जो जहाँ उपनिवेशों के अधीन है जो देश, वो भी अपने यहाँ जो है इस तरह से चाहें तो पार्टियाँ बना करके देश मतलब सत्ता पलट कर सकते हैं। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए उपनिवेशों की जनता को भी उनके बनाए गए कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, इसको कहेंगे जो है कॉमिंटर्न, मतलब बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, यानी विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महासंघ बन गया। मैं हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। यानी विश्व स्तर पर समाजवाद नाम की चीज़ लोगों के दिमाग में आ चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुकी थी और गरीबों को भोजन मिल रहा था। यानी देश पिछड़ा था, फिर भी इतनी तरक्की हो गई थी। लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। यानी विकास तो हुआ, लेकिन दमनकारी नीतियों के द्वारा विकास हुआ था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। अब ये समझें, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया और इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में भी लिखा था। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियाँ दिखाई गई थीं। हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखीं। उनके अलावा S.D. विद्यालंकार ने द रिवर्थ
ऑफ रशिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक पुस्तकें लिखीं और इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया था। अब देखिए सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 में, तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। यानी एक भारतीय गया सोवियत रूस, तो अब यूरोपियों और एशियाइयों के बीच जो मिलना जुलना हुआ, तो मुक्त भाव से हमारे यहाँ के लोग अब बात करते दिख रहे हैं। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा, यानी रूसी आराम से मिल रहे हैं अच्छे से जो है, तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ चुके हैं। यानी हम मतलब सभी जो है समान समझ रहे हैं एक दूसरे को और आराम से एक दूसरे से मिल रहे हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी, यानी जो साम्राज्यवादी की नीति पर चल रहे थे और दूसरे देशों को अपने अधिकार में किए थे, उन्होंने वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा गरीब बना दिया था। इसके बाद भी लोग वाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। यानी कोई जाति कोई धर्म नहीं, सब एक दूसरे से बढ़िया से मिल रहे थे। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है। आप वहाँ मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 में, मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। यानी इतनी ज़्यादा भागदौड़ थी कि कोई स्मार्ट नहीं लग रहा था सड़क पर। सारी जगह मजदूरों की है, यानी ज़्यादातर सब जगह मजदूर दिखाई दे रहे थे। यहाँ आम जनता रईसों के साए में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए, यानी सदियों से जिनकी कोई भूमिका नहीं थी, छिपे ही से थे, आज वो सब सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा, क्योंकि हमारे देश के भी किसान और मजदूर एक इतना बड़ा तबका ऐसा है कि जो बेचारा कभी सामने नहीं आता, छिपा ही सा रहता है। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है। यहाँ महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। यानी वो भी ऐसे ही थे जैसे हमारे यहाँ के लोग अनपढ़, लाचार और भूखे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका। तो हमारे देशवासी भी इस राह पर चल करके अपने अज्ञानता और बेसहारेपन को ख़त्म कर सकते हैं और अपने देश को आज़ाद भी करा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।